Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में आप जानते हैं हमारे पास ऑलरेडी एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। दोस्तों इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों याद होगा हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। चलो एक बार ना मैं छोटा सा एक रिवीजन लगाना चाहता हूँ जिससे कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आज की क्लास में पढ़ना क्या है। बेसिकली मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा जो हमारे पास पर्सन होते थे ना, जो 7 टाइप के पर्सन होते थे उसमें से इंडिविजुअल का टैक्स कैसे निकालता है आपको बता चुका हूँ। अब जो बच्चे 6 लोग हैं मैं उनके टैक्सेशन पॉलिसी की यहाँ पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो पहले एक बार बता देता हूँ जिससे आपको एक अच्छा सा बेस बन जाए, क्योंकि मेन चीज होता है आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें कराना। ठीक है, देखो पहले मुझे बताओ, एक वो लाइन आपको याद है हमारे इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 4 है, दैट इज कॉल्ड बी चार्जिंग सेक्शन। अच्छा मैं आपको बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, अगर सेक्शन याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मैं अपनी रिलेवेंस के लिए बता रहा हूँ। हमारे पास कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कहते हैं हमें बिल्कुल अच्छे से चीजें करनी है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारा होता है चार्जिंग सेक्शन। क्या होता है हमारा? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ये सेक्शन हमें ये अधिकार देता है, मतलब गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है कि जो लोग इनकम अर्न करेंगे उनकी इनकम पे आप क्या ले सकते हो? टैक्स ले सकते हो। और अगर आपको याद होगा तो ये सेक्शन हमें क्या बताता है? ये सेक्शन हमें कहता है पर्सन एवरी पर्सन इज लाइबल, एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन हिज और हर इनकम। जो भी ये इनकम अर्न करेंगे वो अपनी इनकम पर क्या देंगे? टैक्स देंगे। और कौन देगा? हर व्यक्ति देगा। नाउ द पॉइंट इज कि व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति का मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, व्यक्ति का मतलब नाबालिग है, व्यक्ति का मतलब बालिग है, व्यक्ति का मतलब सीनियर सिटीजन है, व्यक्ति का मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है। क्या होता है आखिर इसका मतलब? तो मैंने आपको इसके लिए एक डेफिनेशन कराई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर कि हमारे इंडिया जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसका सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31 ये बोलता है कि पर्सन कौन है। तो आपको याद होगा हमने पर्सन में 7 कैटेगरीज पढ़ी थी। हमने पढ़ा था पर्सन के अंदर सबसे पहले तो आता है इंडिविजुअल। आपको याद आ रहा है? इंडिविजुअल आता है जी हाँ सर याद आ रहा है। फिर इंडिविजुअल के बाद कौन आता था? हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आती थी। फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्म्स आती थी। ठीक है, जैसे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, उसकी बात की जा रही है, जिसके अंदर एलएलपी भी इंक्लूड होता था। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास आ जाती है कंपनी। याद आ रहा है? यस सर बिल्कुल आ रहा है। कंपनी के अंदर हमारी डोमेस्टिक भी आ जाएगी और फॉरेन कंपनी भी आ जाएगी। फिर हमारे पास नंबर 5 पर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या जिसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। फिर पॉइंट नंबर 6 के अंदर आता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटीज है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, बच्चों से पैसा लेती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन बोलते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस लेती है हर साल। तो जो इनको हम पर्सन में कहा डालते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एम्स हॉस्पिटल अपने डॉक्टर से फीस लेती है, दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको लॉ के तहत बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा लोकल अथॉरिटी। ठीक है, क्या आती है? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होता है? किसी भी सिटी या टाउन को मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी होती है जिसको क्या बोलते हैं? लोकल अथॉरिटी। दोस्तों मुझे पप्पन मोंडाल ने बताया, वैसे ये चीज पता थी मुझे, बट उन्होंने मुझे बताया था कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर हमारे यहाँ लोकल अथॉरिटी नहीं, क्योंकि वो गांव में रहता है और गांव के अंदर ना पंचायती राज चलता है। तो ये चीज मुझे भी थोड़ा सा नहीं जानने को मिली। पहले मुझे लगता था कि गांव के अंदर भी ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता होगा, बट फिर मुझे पता चला, इसके बाद मैंने और गूगल पे सर्च किया इसके, तो मुझे उसकी बेस पता चली। तो गांव के अंदर क्या होता है? जो म्युनिसिपैलिटी होता है उसका राइट जो है वो गांव के पंचायत को दिया जाता है। तो गांव के अंदर जो पंचायती राज चलता है ना, दैट इज बी अ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पपन मोंडाल, आपने हमें ये कमेंट सेक्शन के थ्रू बताया। दोस्तों कई सारी चीजें होती है, बेसिक चीजें होती है ना, ग्राउंड लेवल पे जब आप रहते हो तो आपको पता चलती है। तो इस टाइप की कोई चीज हुआ करे ना, मैं ना भी पूछूं, अगर आपको पता हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता देगा, और इससे हर किसी को नॉलेज मिलेगी। जो भी कमेंट्स आपके पढ़ेगा उसको वो चीज जानकारी मिल जाएगी। और मैं तो सबके कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे तो वो अच्छी लगती है चीजें। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज हो आप बताया करो। ठीक है, क्योंकि तो कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। इवन मैं खुद भी बोलूंगा मैं अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे भी थोड़ी थोड़ी चीजें हर दिन सीखने को मिलती है, तब जाके आज मेरे पास इतना ज्यादा रिजर्व हो पाया नॉलेज का। ठीक है, तो प्लीज अगर ऐसी कोई चीज हो शेयर किया करो। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज द केयरिंग। ठीक है, तो ये 7 लोग होते हैं हमारे इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, मतलब हम इन 7 लोगों को क्या होते हैं? पर्सन। यानी ये लोग जो भी इनकम कमाएंगे वो हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। किसको? सरकार को देना पड़ेगा। अब हमने लास्ट क्लास में याद होगा
इंडिविजुअल के केस में टैक्स को कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया था। और याद है टैक्स को कैसे निकालते हैं हमने सीखा था, जिसमें हमने स्लैब रेट सीखी थी, वो 2.5 लाख वाली, फिर वो 3 लाख वाली, फिर वो 3.5 वो 5 लाख वाली। याद आ रहा है? ये सर बिल्कुल याद आ रहा है। फिर हमने एचयूएफ का भी केस था, एचयूएफ में भी सीख लिया था। अच्छा सर एक बात बताओगे, जैसे इंडिविजुअल में 3 स्लैब होती थी, एचयूएफ की भी 3 होती है? नहीं, एचयूएफ की एक स्लैब होती है, वो इन जनरल वाली, वो 2.5 लाख वाली, फिर 2.5 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से ऊपर वाली। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्म के केस में टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, कंपनी के केस में कैसे निकालते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कैसे निकालते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैसे टैक्स को पे करेगा, और लोकल अथॉरिटी कितना कितना टैक्स पे करेगी। ये सारी चीजें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, मतलब आज की क्लास का हमारा ये टारगेट है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, हमें किसी बात की जल्दी नहीं, क्योंकि हमारा बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम बिल्कुल उस चीज को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो अभी बात करते हैं फर्म की। फॉर्म, ठीक है, पहले आप फॉर्म का मतलब जानो, ये फॉर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको मतलब ही नहीं पता होगा तब तक चीजें समझ में ही नहीं आएंगी आपको। फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, ठीक है, इन 2 लोगों ने सोचा कि हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर एक काम करते हैं। ठीक है, मिलकर जो भी हमें काम करना है वो हम करते हैं। अब जैसे दिल्ली के अंदर मान लो वाटर क्राइसिस चल रही है, तो ये क्या होता है, जैसे कंटेनर होते हैं ना, बोटल्स वगैरह होती हैं, तो इन बोटल्स के अंदर पानी रख रख के घर घर में पहुंचाएंगे। इन दोनों सोचा ये अपनी पार्टनरशिप ओपन कर लें। तो जब ये पार्टनरशिप ओपन करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, ये बकायदा इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। वैसे जरूरी नहीं रजिस्टर्ड करवाना, लेकिन आज के में हर बंदा रजिस्टर्ड करवा लेता है। ठीक है, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग हुई है, इन बॉन्डिंग को कंपनी ना बोल के क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। अब ये जो फर्म होती है इसके अंदर हमारे पास 2 चीज आती है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी लिए। फर्म के अंदर 2 चीज आती है, एक तो होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक क्या होती है आपकी, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अभी आपको पूरी चीज समझाऊंगा, बस मुझे एक बार लिख लेने दो। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, और एक आपकी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होती है आपकी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अभी क्या था हमारे पास, जब पार्टनरशिप एक्ट बना था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ पूरा मैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो 1932 में ये एक्ट बना था। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट का। तो इसमें ये बोला गया था कि जो भी पार्टनरशिप में अपना पैसा लगाएगा, लेट सपोज ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, इन्होंने लगाए 1 लाख रुपए, इन्होंने लगाए 2 लाख रुपए, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी, 3 लाख रुपए होगी। ठीक है, जो 3 लाख रुपए कल को फर्म को अगर लॉस होता है, तो उस लॉस के केस में जिस पार्टनर ने जितना पैसा लगाया सिर्फ उतना ही उस लॉस की भरपाई की जा सकती है। यानी अगर फर्म को मान लो 2.5 लाख का लॉस होता है, तो उसमें से इनकी कैपिटल में से 2.5 लाख रुपए दे दिएंगे और इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज मान लो फर्म को 5 लाख का लॉस होता है, तो 5 लाख के लॉस में 3 लाख का लॉस उनकी कैपिटल से बियर कर लिया जाएगा, और जो 2 लाख का लॉस बचा हुआ है वो उनके घर के बर्तन को बेचकर रिकवर किया जाएगा। और ऐसी लायबिलिटी जिसमें आपकी लायबिलिटी, दायित्व जो देनदारी आपकी, वो आपकी कैपिटल से भी ज्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड बी अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड बी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सर जब हम पहले 1932 में बात करते हैं, उसके बाद से जितनी भी पार्टनरशिप्स बनी है उनमें सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। जी हाँ दोस्तों, अगर फर्म को कैपिटल से ज्यादा लॉस हो जाता था तो उस लॉस में कैपिटल जितनी उतनी तो पूरी चली ही जाती थी लॉस की भरपाई करने में, और अगर कोई लॉस बच भी गया है तो जो डेफिशिएंसी बची है वो घर के बर्तन बेच के, घर की प्रॉपर्टी बेचकर आपसे रिकवर कर ली जाएगी। तो ऐसे में पार्टनरशिप में देखा गया कि धीरे धीरे करके जो पार्टनरशिप का जो ग्राफ पहले कभी ऊपर हुआ करता था, वो ग्राफ गिरना शुरू हो गया। गिरना क्यों शुरू हो गया, लोग अब पार्टनरशिप ओपन ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पार्टनरशिप के अंदर क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी पार्टनर का जो पैसा है घर के बर्तन भी बेच दिए जाएंगे, तो इतनी बड़ी रिस्की चीज हम क्यों करें। तब 2008 में इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि भाई ऐसे तो रेवेन्यू का भी लॉस होगा, लोग पार्टनरशिप ओपन नहीं करें, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप ओपन ना करके इनका धंधा नहीं हो रहा, धंधा नहीं हो रहा, हमें टैक्स नहीं मिल रहा। तब 2008 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया जिसको नाम दिया गया लिमिटेड, मैं यहां पर लिख रहा हूं लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। कब आया था ये, 2008 में आया था। तो जब ये एक्ट आया 2008 के अंदर, तो इसने बोला कि सेम सारे फीचर जो इसके होते हैं, सेम वही फीचर है, बस एक फीचर को छोड़ के, जहां पार्टनर की लायबिलिटी पहले अनलिमिटेड होती थी अब वो कर दी गई लिमिटेड। यानी अब इस केस में जितना पार्टनर ने कैपिटल लगाई है वो सिर्फ उतने ही लॉस के लिए भरपाई करेगा, उसके बियॉन्ड अगर लॉस होगा तो उस केस में जो लॉस है उसकी भरपाई पार्टनर नहीं करेंगे, ना पार्टनर घर के बर्तन बेचे जाएंगे। तो अब हम जब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन पढ़ रहे हैं फर्म की, कि फर्म को टैक्स कैसे देना पड़ेगा। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ लेते हैं, तो मैं उनकी ये जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हम लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों की ही बात कर रहे हैं, यानी फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। तो फर्म में लिमिटेड तो होता ही है और अनलिमिटेड को भी जोड़ दिया जाता है, दोनों की टैक्सेशन पॉलिसी बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन बिजनेस स्टडीज के हिसाब से दोनों का फीचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब मैं आपको बताता हूँ फर्म की अकाउंटिंग क्या होती है। फर्म की अकाउंटिंग में स्लैब रेट नहीं लगता, सीधा
फ्लैट रेट लगता है। क्या लगता है? फ्लैट रेट। यानी फर्म ने जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया होगा, आपको याद है ना कि जैसे ये लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर सारी की सारी जो उनकी रिसीट होती है जिसको हम इनकम बोल सकते हैं, और यहाँ पर उनके जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो होते हैं, और जो यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट आता है, तो ये जितना भी नेट प्रॉफिट कमाते हैं बाद में नेट प्रॉफिट का पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, लेकिन हम भी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो नेट प्रॉफिट इन्होंने कमाया, इस नेट प्रॉफिट पे लेट सपोज फर्म ने 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है, तो इसका सीधा फ्लैट रेट लगता है 30%, यानी इनको 30,000 रुपए जो है वो टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। तो सर अगर इनका प्रॉफिट 10 रुपए हुआ तो भी टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, कोई स्लैब रेट यानी कोई रिलैक्सेशन नहीं होती 2.5 लाख वाली, 3 लाख वाली और 5 लाख वाली जो हम इंडिविजुअल में देते थे। यहाँ लगता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है, अगर आपने 1 रुपए भी कमाया या 98 भी कमाई है तो भी आपको उतना टैक्स देना ही पड़ेगा जो रेट हमने डिसाइड किया। और याद करो पार्टनरशिप फर्म का जो रेट होता है टैक्स का वो कितना होता है, एट द रेट 30%। यानी पार्टनरशिप फर्म जो भी अर्न करेगी उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, पूरे के पूरे 30% के हिसाब से इसको टैक्स अपने पास देना पड़ेगा। यानी फर्म की अगर कमाई 1 लाख रुपए तो उससे 30% यानी 30,000 रुपए देने पड़ेगे। इनको कोई मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। और साथ में इनको बाद में क्या पे करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन सेस, वो तो सबको ही देना पड़ता है 4%। तो इसका करेंगे तो ये 120 रुपए यानी 30,120 रुपए का इनका टैक्स लायबिलिटी बनेगा, जो 1 लाख रुपए की इनकम पर इनको देना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा सर एक बात बताओ, क्या इनको सरचार्ज देना पड़ता है? पहले एक बात बताओ कि सरचार्ज क्या होता है। अच्छा कमेंट करके बताओ मुझे सरचार्ज क्या होता है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सरचार्ज के बारे में, ठीक है। तो जिनको आता है, जिन्होंने अच्छे से क्लास ली, प्लीज मुझे बताओ कि सरचार्ज का मतलब क्या होता है। चलो जिसको बताना होगा उसने वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया होगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ सभी लोग पार्टिसिपेट करें। मैंने एक चीज नोटिस की है, जितने व्यूज होते हैं कमेंट उतने नहीं होते। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो कि देखने के बाद कमेंट करते हैं। अब हमारे पास जैसे सिमरन राजपूत थी, वो कमेंट करती हैं, फिर पप्पन मोंडाल है वो भी करते हैं, और अभी एक नई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी है, इनका नाम है पायल, वो भी कमेंट करती हैं, ठीक है। ये 3 लोग ऐसे हो गए जो रेगुलरली व्यूज पर कमेंट करते हैं। इसका मतलब वो डेडिकेटली पढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट करो अगर आपको पता है सरचार्ज क्या होता है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ सरचार्ज का मतलब। मैंने बताया था गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज क्या होता है, एक तरह का सेस होता है जिसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, जो कि टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, ताकि जो भी हमारे यहाँ पर नेचुरल क्लैमिटी होती है, कल को कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, अर्थक्वेक आ जाती है या बाढ़ सुनामी आ जाती है, तो उस केस में पैसा कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट, तो वो टैक्स पेयर से लेती है। तो नेचुरल क्लैमिटी हो गया या फिर वॉर जैसी कोई सिचुएशन बनती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपसे टैक्स ले रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ? यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा फर्म के केस में जो सरचार्ज का रेट है वो है कि अगर फर्म का जो नेट प्रॉफिट है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्म का अगर नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी अगर 1 करोड़ भी है तो उसे सरचार्ज नहीं देना, लेकिन अगर 1 करोड़ से 1 रुपए भी उसने ज्यादा इनकम कमा ली नेट प्रॉफिट के रूप में, तो सरचार्ज उसको देना पड़ेगा 12% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? 12% के हिसाब से। जबकि आपको याद होगा इंडिविजुअल के केस के अंदर स्लैब्स थी कि 50 लाख से 1 करोड़ तक पर लगता था 10%, और 1 करोड़ से 2 करोड़ पे लगता था 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ पे लगता था 20%, 25%, और 5 करोड़ के ऊपर लगता था 37%। याद आ रहा है? लेकिन यहाँ पर सीधा फ्लैट रेट है कि 1 करोड़ से ऊपर जैसी नेट प्रॉफिट आपका जाएगा, आपको कितना सरचार्ज देना पड़ेगा, 12% का सरचार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप फर्म लिया और उसका पीएनएल अकाउंट देखा। हमने यहाँ पर देखा कि उसके पीएनएल अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट शो हो रहा है वो हो रहा है 1.3 करोड़ रुपीस। कितना नेट प्रॉफिट है? 1.3 करोड़, 1 करोड़ 3 लाख, ये इसका क्या है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। चलो पहले यहां पर मैं फिगर्स में लिख देता हूं, क्योंकि 3 क्या है, 1 करोड़ 30 लाख, चलो इतना है इसका नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ 30 लाख का इसका नेट प्रॉफिट है, और आपको टैक्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, सीधा फ्लैट रेट लगेगा कितना परसेंट, 30% से, तो ये आ गया इसका 39 लाख रुपीस। ये तो सीधा सीधा टैक्स बन गया। रिबेट वगैरह मिलती नहीं, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, वो एचयूएफ को इसको नहीं मिलती है, फर्म को। इस पर क्या होगा, अब आप ये देखो क्या इसकी नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर है, यस सर 1 करोड़ से ऊपर है, तो सरचार्ज कितना लगेगा, 12% के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे क्या, सरचार्ज एट द रेट 12%। तो एक बार हम एक काम करते हैं कि आप लोग मुझे बता सकते हो 39 लाख का 12% कितना आएगा। सर कोई लाइव क्लास थोड़ी चल रही जो आप हमसे ऐसे पूछ रहे हो, अरे फिर भी यार तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? चलो मैं ही कर लेता हूँ, 1 मिनट, 39 लाख का 12%, ये आएगा 4,68,000।
4,68,000 रुपीज़। अब इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई, ये बन गई आपकी 43,68,000, ये बन गई। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी नहीं छोड़ रही। गवर्नमेंट कह रही है हमने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, अपने पास हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, तो हेल्थ और एजुकेशन सेस तो 4%। सर ये हेल्थ एजुकेशन सेस 4% सबको ही देना पड़ता है? हाँ, जो फाइनल टैक्स आता है उस पर लगाते हैं 4%, पहले नहीं लगाते हैं, ये बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा 43,68,000 पर हम क्या करेंगे, 43,68,000 पे 4% हम सरचार्ज लगाएंगे, जो क्या आएगा 17,472। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई 43,85,472, ये इसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई। तो आई होप समझ गया हो कि फर्म के केस में क्या होता है, सीधा 30% का फ्लैट रेट होता है। बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल हमें क्लियर हुआ। तो चलो एक बार छोटी सी रिवीजन लगाते हैं। आप बताओ इंडिविजुअल के केस में कितने स्लैब रेट होते थे? पहले तो इंडिविजुअल का किससे टैक्स होता है? सर इंडिविजुअल का टैक्स होता है स्लैब रेट के हिसाब से। और स्लैब रेट कितनी थी याद करो, 1 2 3, जिसमें पहले कितने माफ थे, सिर्फ 2.5 लाख का माफ था। फिर 2.5 लाख से 5% पे 5% का था, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% था, 5 से 10 लाख पे 20% था, और 10 लाख से ऊपर पर 30% था। दूसरे वाले स्लैब रेट जिसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और उसकी जो एज है वो 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो उसको 3 लाख तक की माफी मिलती थी, याद आ रहे? और 3 लाख से 5 लाख पे 5% होता था, 5 लाख से 10 लाख पे 20% होता था, और 10 लाख से ऊपर पर 30% होता था। और यहाँ पर तीसरे स्लैब रेट में क्या होता था, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसने अपनी एज 80 साल या उससे ज्यादा कंप्लीट कर लिया है, उसको 3/3 स्लैब में रखा जाता था, जिस पर छूट उसको मिलती थी 5 लाख तक, यानी इन पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ता था। और 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, ये 3 मैंने आपको रेट पढ़ाया था इंडिविजुअल के केस में। अच्छा, एचयूएफ के केस में भी स्लैब रेट लगता है, लेकिन उनके लिए स्लैब रेट जो रखा जाता है वो सिर्फ पहला ही स्लैब रेट होता है, एक ही होता है। वो कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, कि पहले 2.5 लाख माफ है, उसके बाद 2.5 लाख से लेकर 5 लाख पे 5% है, 5 लाख से 10 लाख पे 20% है, और उसके बाद आपका 10 लाख के ऊपर 30% लगता है। फर्म के केस में मैंने भी आपको पढ़ा है, फ्लैट रेट लगता है कितने परसेंट से? 30% से। तो आई होप गाइस कि आपको ये 3 चीजें तो समझ आ गई होंगी। एक तो आपको इंडिविजुअल समझ आ गया होगा, एचयूएफ और फर्म। तो मैं इंडिविजुअल को काट देता हूँ, फर्म को काट, एचयूएफ को, फर्म को, यानी ये 3 चीजें हम अपने पास पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी के केस में टैक्स लायबिलिटी को कैसे निकालता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंपनी में मैं 2 चीजें अलग अलग करवाऊंगा, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट अलग होगा और फॉरेन कंपनी का अलग होगा, ठीक है। अभी क्या होती है मैं भी आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको चीज समझ में आ जाए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपनी कैसे टैक्स लायबिलिटी पे करती है और कितना टैक्स कंपनी के ऊपर लगता है। दोस्तों ये चैप्टर अपने आप में बहुत मजेदार चैप्टर है, नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा मजेदार है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कंपनी के केस में कि कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ता है अपने नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो पहले तो आप ये जानो, कंपनी के केस में हमारे पास 2 टाइप की कंपनियां हैं। वैसे कंपनियां कई टाइप की होती है, बट इनकम टैक्स में कंपनी को हमने सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया। अदरवाइज तो कंपनी लिमिटेड कंपनी भी होती है, प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, डोरमेंट भी होती है, निधि कंपनियां भी होती है, मतलब कई टाइप की होती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से 2013। बट क्योंकि अभी हम इनकम टैक्स एक्ट 1967 की बात करें, तो इनकम टैक्स में कंपनी को सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? डोमेस्टिक कंपनी, कौन कौन सी? डोमेस्टिक कंपनी, और एक क्या होती है आपकी? फॉरेन कंपनी। क्या होती है आपकी? फॉरेन कंपनी, FOREIGN, ठीक है, फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? सीधी सी बात है, डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाई गई है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये क्या है? रजिस्टर्ड है। ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक कंपनी। और फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो बाहर की फिरंगी कंपनी है, बाहर किसी देश में बनाई है, उसने अपना एक ब्रांच ऑफिस जो है वो इंडिया में ओपन कर लिया, तो इसलिए वो हमारी कौन सी कंपनी कहलाएगी? फॉरेन कंपनी। सर जैसे बैंक होती है, बैंक भी तो एक कंपनी होती है, हाँ बिल्कुल होती है, बाद में वो आरबीआई से लाइसेंस ले लेती है। तो बैंक के केस में कौन सी बैंक है जो बाहर की? जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक जो अमेरिका की है, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी हमारे लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, अच्छा जो डोमेस्टिक कंपनी अपना नेट प्रॉफिट अर्न करेगी, यानी जितनी भी डोमेस्टिक कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा, उस नेट प्रॉफिट का कितने % टैक्स देना? उसको 30% टैक्स देना है। लेकिन फिरंगी कंपनी का हमने टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा रखा है, इनका बोला जितना भी इनका नेट प्रॉफिट होगा उसका 40% फिरंगी कंपनी को भारत में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो आप याद कर लो कि जैसे फर्म के केस में 30% होता था ना, वैसे ही डोमेस्टिक कंपनी के केस में भी कितना है? 30% है। और फॉरेन कंपनी के लिए क्या है? 40% है, ठीक है। फॉरेन कंपनी के लिए थोड़ा सा हमने टैक्स रेट ज्यादा रखा है। सर ऐसा क्यों किया कि डोमेस्टिक कंपनी का रेट कम रखा, फॉरेन का ज्यादा रखा है? क्योंकि देखो फॉरेन कंपनी को सारे रिसोर्सेज इंडिया वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सारी मेहनत जो है वो इंडियन लैंड पर लग रही है, इंडिया की जमीन पर लग रही है। इस वजह से हम इंडिया वाले क्या करते हैं, फॉरेन कंपनी से टैक्स का रेट थोड़ा सा ज्यादा रखवा लेते हैं। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा इसमें एक पॉइंट
और आता है कि आप कुछ जगहों पर देखोगे कंपनी का 25% भी रेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पॉइंट बिल्कुल इररिलेवेंट है, क्योंकि अब ये पॉइंट खत्म हो चुका है। कहा यह जाता है कि अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है यानी जो सेल्स है वो 400 करोड़ से कम है, कितनी है, 400 करोड़ से कम है, वो भी कौन से साल में, 17-18 में, प्रीवियस ईयर 17-18 के अंदर अगर उसकी सेल्स 400 करोड़ से कम है तो उसको 25% के हिसाब से टैक्स देना है। वैसे ये पॉइंट अब हमारे लिए इरिलेवेंट है, क्योंकि यार 2022 के अंदर आ चुके हैं हम लोग, तो अब ये चीज हमारे लिए बिल्कुल इरिलेवेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इन जनरल क्या बोलोगे, इन जनरल कंपनी का टैक्स रेट कितना होता है, 30%। लेकिन अगर कुछ बुकों में लिखा हो तो मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास, सर क्या इस पे सरचार्ज ही लगता है? भाई सरचार्ज तो सबको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सरचार्ज में डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए आपको मिलेगा। चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहले अच्छा ध्यान देना, दो अलग अलग डिवीजन है ये आपके, ठीक है। सर चार्जेस, सर चार्जेस, यहाँ पर सर चार्जेस के दो रेट हैं। अगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ध्यान से सुना मैं क्या बोलूँ, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, चलो मुझे बताओ, डोमेस्टिक कंपनी का अगर मैं कह दूं नेट प्रॉफिट 1 करोड़ है, क्या सरचार्ज देना पड़ेगा? नहीं। 1 करोड़ के ऊपर है तो देना पड़ेगा। ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर है लेकिन 10 करोड़ तक है, तो ऐसे केस में उसका जो सरचार्ज का रेट होगा दैट इज 7%। कितना? 7%। और यदि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ के बियॉन्ड चला जाता है, और कितना भी चला जाए उसकी कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट, तो उस केस में सरचार्ज का जो रेट है वो लग जाएगा आपका 12%। कितना परसेंट? 12%। यानी इन जनरल अगर हम बात करें, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ से ऊपर होते ही कितना सरचार्ज लग गया? 12% का सरचार्ज लग गया। और अगर नेट प्रॉफिट उसका 1 करोड़ से ऊपर है बट 10 करोड़ से नीचे है, 10 करोड़ तक है, तो सरचार्ज कितना रहेगा? 7% रहेगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। फॉरेन कंपनी से हमने ऑलरेडी इतना टैक्स ले लिया ना, तो इसलिए इनके लिए सरचार्ज का थोड़ा सा हमने रेट को कम रखा है। यहां पर हमने सरचार्ज के रेट को थोड़ा सा कम रखा है। यहां पर बोला है कि अगर फॉरेन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है, तो उनका सरचार्ज होगा 2%। कितना होगा? 2%। और यदि उनका जो नेट प्रॉफिट है, यदि फिरंगी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, फिर वो कितना भी हो, तो उनका रेट होगा 5%। सर ऐसा क्योंकि यहाँ सरचार्ज ज्यादा ले, यहाँ कम लिया? भाई देखो एक बात, हम ऑलरेडी नेट प्रॉफिट पे उससे 40% ले चुके ना, अगर हम यहाँ भी ज्यादा लेंगे तो कोई फिरंगी कंपनी इंडिया में आएगी नहीं। वो कहेगी भाई इंडिया वाले तो दबा के टैक्स लेते हैं, तो हम कुछ कमा ही नहीं पाते, उससे टैक्स दे देते हैं, तो हम इंडिया में जाके एफडीआई नहीं करेंगे। अभी हमने पीछे नहीं पढ़ा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, और हमारे भारत की रैंकिंग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप सुधरती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हम टैक्सेशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। दोस्तों अभी जब मैं आपको रमेश सिंह की बुक पढ़ाऊंगा ना, अभी तो चलो ये मैं नोट्स में से करा रहा हूँ, जब रमेश सिंह को पढ़ाऊंगा तो उसमें टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की टैक्सेशन प्रणाली को आसान बना के, या जीएसटी के मैकेनिज्म को लॉन्च करके, या डीटी के अंदर जो एनुअल चेंजेस लेकर आते हैं फाइनेंस एक्ट में, इससे हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और क्या नेगेटिव पड़ेगा। वैसे पॉजिटिव भी पड़ता है अगर हमारी टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी हो। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट इसी वजह से कहता हूँ अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब मैं वो टॉपिक्स पढ़ाऊं तो आपको बहुत आसानी से वो चीजें कोरिलेट आप कर पाओ। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर आपने क्या सीखा कि कंपनी में दो टाइप की कंपनी है, एक तो आपकी डोमेस्टिक और एक आपकी फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। इनके जितने भी नेट प्रॉफिट होता है उस पर कितना टैक्स देना पड़ता है? 30% का देना पड़ता है। सरचार्ज की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ तक अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो आपको सरचार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट है और 10 करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 7% के हिसाब से। और यदि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है और कितना भी है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 12% के हिसाब से। यही दूसरी तरफ अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें तो फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि बाहर की कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो वो अपनी नेट प्रॉफिट का कितना देगा, 40% अपना क्या देगा, टैक्स के रूप में देगा। और सरचार्ज की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है तो वो कितना सरचार्ज देगा, 2%। और अगर उसका 10 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट है और कितना भी हो तो कितना देगा वो सरचार्ज, 5% देगा। थोड़ा इनके लिए सरचार्ज हमने कम रखा है, रीजन क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर कई टाइप के टैक्स ले चुके हैं और ज्यादा रेट से, तो इस बार हम उनसे सरचार्ज थोड़ा सा कम लेंगे। नहीं तो अगर इतना सरचार्ज लगा देंगे भाई साहब, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी नहीं काम करने के लिए, तो हम इतना ज्यादा अत्याचार बाहर की कंपनियों के ऊपर नहीं कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल हमें क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा एक मिनट मैं आपको दोबारा पीछे लेकर जाता हूँ। अब पीछे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंपनी, अब मैं कंपनी को भी कट कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के दो डिवीजन कौन कौन से थे बताना, एक आपका डोमेस्टिक और एक आपका फॉरेन कंपनी। बात बताना है डोमेस्टिक कंपनी का रेट क्या था, अरे जल्दी बताओ भाई। 30%। अरे वाह यार, तुम तो पूरे अकाउंटेंट बन गए, ऐसा लग रहा है तुम सी ना बन जाओगे, ई को छोड़ के सी बन जाओगे तुम तो। ठीक है, और फॉरेन कंपनी का कितना हो जाएगा, 40%। तो अच्छा मैं, चलो ये तो हो गया। अब आपको एओपी, बीओआई और एजेपी के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जो मैं आपसे शेयर करते टाइम मुझे अच्छा लगता है। पता है बात क्या है, देखो ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो ना
बुक में ना इसका पैराग्राफ व्यू दे रखा है, पैराग्राफ पढ़ने में आपको उतना मजा नहीं आएगा सच बताऊं, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बिकॉज जानते हो टैक्सेशन मेरा एक फेवरेट सब्जेक्टों में से एक रहा है। सर आप तो जो भी पढ़ाओगे सीधा ये बोलते हो यही फेवरेट है, अरे मैं क्या बताऊँ, देखो मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स है ना जो मुझे काफी पसंद है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, खैर इको के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा मैं इससे प्यार करता हूँ। इसी तरह से अकाउंटेंसी है और इसी तरह से टैक्सेशन है, ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे है ना जिनसे मुझे बहुत दिल से लगा हुआ है। मतलब कितना भी पढ़वा लो, कितना भी डेप्थ में पढ़वा लो, आपको बिल्कुल एक एक चीज की अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ, बहुत ज्यादा। और टैक्स तो मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी मैं बोर होता ही नहीं हूँ। तो सर इको में बोर होते हो? नहीं, उसमें भी नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों लोगों से आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना इन डेप्थ पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। एग्जाम आजकल आप यूपीएससी का देखो, 2021 का जो आया था ना 10 अक्टूबर को, भाई साहब वो ऐसा एग्जाम था जो सारे यूपीएससी वाले मतलब हिल के रह गए। क्यों? क्योंकि पिछला जो ट्रेंडिंग पार्ट था वो ट्रेंडिंग पार्ट ही नहीं आया। मतलब अब इससे ये समझ आता है कि यूपीएससी जो है वो कहीं ना कहीं हर साल चीजों को चेंज करता हुआ चल रहा है और पहले से ज्यादा टफ बनाता हुआ चल रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप ये सोचो मैं पीवाईक्यू करके चला जाऊं और उससे पास हो जाऊंगा, तो भाई आप बहुत बड़े भ्रम में हो। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने पर ही आप पास कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो, किसी एक बुक पे लिखी हुई चीजों पर रिलाई मत करो, आपको मल्टीपल सोर्स पर जाना ही पड़ेगा। नो डाउट आप ऐसे कई सारे इंटरव्यूज देखते हो जिसमें लिखा होता है कि नहीं हमें मल्टीपल सोर्स पढ़ने चाहिए। नो डाउट ठीक है उनका भी कहना, बट मेरा कहना यह है कि मल्टीपल सोर्स नहीं पढ़ने चाहिए, एक सोर्स पढ़ना चाहिए। बट मैं तो कहूंगा कि नहीं आप मल्टीपल पढ़ो, क्योंकि हर राइटर एक चीज को कैप्चर नहीं कर पाता। अलग अलग चीजों को कैप्चर करने के लिए आपको मल्टीपल राइटर पढ़ने पड़ेंगे, बट वो मल्टीपल राइटर पे आपको ना भागना पड़े। इस वजह से मैं ये पूरी सीरीज लेकर आया हूँ, ताकि बुक के अलावा भी जो चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस यहाँ पर कर पाऊँ। चलिए अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब बात करते हैं एओपी और बीओआई की, एजेपी और लोकल अथॉरिटी की। ठीक है, चलो मैं एक एक करके पढ़ाता हूँ। एओपी और बीओआई, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसका क्या टैक्स का सिस्टम होता है, चलो पढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी बीओआई, इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहली बात तो एक बात हो, क्या एओपी कोई फर्म है, क्या कोई कंपनी है, या बीओई कोई फर्म या कंपनी है? नहीं, ये तो क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस है। जैसे लोगों का ग्रुप नहीं होता, जैसे गिटार बजाने वाला ग्रुप होता है, या जैसे किन्नर लोग होते हैं उनका अपना एक ग्रुप होता है। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कवर होते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसका है, पर्सन का है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसका है, इंडिविजुअल। मतलब दोनों के अंदर क्या है, पर्सन इंक्लूड है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन इंक्लूड है। तो एक काम करो कि आप अपनी जो इनकम है इन जनरल, मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल की, ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें, मतलब 99% केस की अगर हम बात करें, तो एओपी और बीओआई को क्या करना पड़ेगा, अपना जो टैक्स देना पड़ेगा वो अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, स्लैब रेट। और इनके लिए जो स्लैब रेट लगी वो फर्स्ट वाली स्लैब रेट लगी, जिसके अंदर 2.5 लाख माफ होते हैं। ठीक है, अरे फर्स्ट वाली स्लैब रेट भूल गए क्या? 2.5 लाख पे टैक्स कितना लगता है, नील लगता है। फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक पे कितना लगता है, 5% लगता है। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक पे कितना लगता है, 20% लगता है। और 10 लाख के ऊपर पे कितना लगता है, 30% लगता है। ठीक है, ये वाला जो टैक्स स्लैब रेट है वो यहाँ पर लगे यूपी और बीआई वाले के लिए। थर्ड और सेकंड और थर्ड नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट वाला होता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात और बोली गई, हमारे इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सेक्शन 167B। 167 ये बोलता है कि अगर कल को मान के चलो कि कोई अगर दिक्कत होती है तो फिर हम इनका स्लैब रेट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्लैब रेट ही रखा जाएगा, ये सेक्शन ये बोलता है। बट थोड़ी सी पावर यहाँ पर रख ली है कि कल को अगर चेंज करना चाहे तो हाँ वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? अच्छा सर सरचार्ज कैसे देंगे? भाई सरचार्ज वैसे ही देंगे जो मैंने आपको स्लैब बताया था ना, सरचार्ज वाला, सेम सरचार्ज का स्लैब इंडिविजुअल वाला ही यहाँ पर लग गया है। चलो मैं लिख देता हूँ कौन सा सरचार्ज था, चलो बताओ। अगर इनकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज कितना रेट था, 10% था। 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज था इनका 20%, नहीं 15%। इसके बाद 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ पे सरचार्ज कितना था, याद करो इंडिविजुअल के केस में पढ़ाया था, 25%। और 5 करोड़ से बियॉन्ड कितना भी हो तो कितना आएगा, 37% आएगा। क्लियर हुआ? चलो, तो आपका एओपी और बीओआई ये भी यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, ये लो एओपी और बीओआई भी कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जो एओपी बीओआई सेम ऐसी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे भी लगेगा, दोनों पर सेम सेम लगते हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ाता हूँ लोकल अथॉरिटी कि लोकल अथॉरिटी वाले पे कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखिए लोकल अथॉरिटी, यहाँ पर हैशटैग करके लिख देता हूँ लोकल अथॉरिटी। चलिए
लोकल अथॉरिटी जैसे हमारे दिल्ली को मेंटेन करने के लिए एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वैसे आपकी भी होगी जरूर। तो इन जनरल ये बोला जाता है कि जो इनकी इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। अच्छा, एग्जाम्प्ट का मतलब होता है इनकी इनकम माफ होती है, इनकम टैक्स बोलते हैं हम इनकी इनकम को इनकम मानते ही नहीं है। और कौन से सेक्शन होती है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 अंदर एग्जाम्प्ट होती है, यानी इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर कल को गवर्नमेंट को लगा कि नहीं आपको टैक्स देना चाहिए, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की क्या होता है, मैरिज ब्यूरोज होते हैं, वहां पर शादियां वगैरह कराई जाती हैं, तो ऐसे केस में अगर कोई इनकम कमाते हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो लगी 30% से। लेकिन अगर उन्होंने मेन काम जैसे कूड़ा कूड़ा उठाने के लिए होता है, थोड़ी बहुत इनकम होगी तो वो नील है। बट अगर कोई उनके अलावा कोई इनकम कमा ली तो 30% के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। बोलो क्लियर है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में लगाते हैं ना वैसी टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है लोकल अथॉरिटी भी करवा दिया। तो आई होप कि जो पर्सन है इसके अंदर किस किस को कितना कितना टैक्स देना है, मैंने आपको सारी चीजों की जानकारी दे दी है। ये क्या लगता है आपका स्लैब रेट और ये क्या होता है आपका एग्जाम्प्ट होता है। क्लियर है? तो चलो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।